सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर आप बोल सकते हो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। हमने शुरू की हुई है अपनी 5th यूनिट यानी कि बेंडिंग स्ट्रेसेस। बेंडिंग स्ट्रेसेस के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में कि बेंडिंग स्ट्रेस क्या होती है। हमने बात की थी प्योर बेंडिंग और सिंपल बेंडिंग के अलावा, सिंपल बेंडिंग के बारे में। इसके अलावा हमने बात की थी अजम्पशंस ऑफ बेंडिंग कि कौन कौन सी बेंडिंग की अजम्पशंस है। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारी बेंडिंग इक्वेशन के बारे में। हम क्या बात करने जा रहे हैं? बेंडिंग इक्वेशन के बारे में कि बेंडिंग जो हमारी इक्वेशन है वो किस तरह से तैयार होती है। तो यहाँ पे आपको दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। ये डायग्राम हमारा क्या है? बीम का। इसके अंदर क्या है? बिफोर बेंडिंग यानी कि बेंडिंग से पहले जो हमारा बीम है वो आपको दिखाई दे रहा था इस तरह के, जब हमने बेंडिंग स्ट्रेसेस अप्लाई नहीं की है हमारे बीम के ऊपर। लेकिन बीम आफ्टर बेंडिंग यानी कि बेंडिंग के बाद जो बीम के अंदर चेंज आया यानी कि बीम के अंदर जो बेंड आ चुका है, तो हम इसके ही बारे में बात करेंगे, इक्वेशन के बारे में बात करेंगे बेंडिंग इक्वेशन के अंदर। तो बेंडिंग इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे? लेट ए बी सी डी एक स्मॉल लेंथ बी, हमने क्या ले लिया? हम मान लेंगे लेट ए बी सी, लेट ए बी सी डी स्मॉल लेंथ बीम कि हमने क्या किया है? हमने माना है कि हमारे पास एक बीम है। बीम कौन सा? ए बी सी डी यानी कि ए बी सी डी, ए बी सी डी साइज का हमने एक स्मॉल क्या ले लिया? बीम ले लिया। बीम ले लिया, उसके बाद क्या है? बेंडिंग मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं आप एम। इसके ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हैं? बेंडिंग मोमेंट यानी कि बेंडिंग मोमेंट एम। हमने मान लिया कि बेंडिंग मोमेंट एम है और इसके ऊपर कंसीडर ए लेयर। हमने क्या किया? सबसे पहले तो आपने क्या करना है? एक बीम लेना है। आपने क्या लेना है? एक बीम स्मॉल साइज का यानी कि उस बीम को बोल दिया ए बी सी डी, वो हमारा बीम कहलाएगा ए बी सी डी। उसके बाद हमने एक लेयर तैयार करनी है। हमने क्या करनी है? एक लेयर, कंसीडर ए लेयर जी एच। हमने क्या करना है? कंसीडर ए लेयर जी एच एट डिस्टेंस ऑफ वाई यानी कि जो इनका डिस्टेंस होगा, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? वाई डिस्टेंस। हमने क्या करना है? कंसीडर ए लेयर जी एच, हमने एक जी एच लेयर करनी है एट डिस्टेंस वाई डिस्टेंस पे हमने क्या करना है? एक लेयर कंसीडर करनी है हमारी बीम के अंदर। उसको हम क्या बोल देंगे? जी एच। वो हमारी क्या कहलाएगी? जी एच कहलाएगी। आफ्टर डिफॉर्मेशन, जब चेंज आएगा हमारी जी एच के अंदर, आफ्टर डिफॉर्मेशन जी एच becomes जी एच कि आफ्टर डिफॉर्मेशन यानी कि जब हमने बेंडिंग स्ट्रेसेस अप्लाई कर दी, तो बेंडिंग स्ट्रेसेस अप्लाई करने के बाद जो चेंज आएगा वो चेंज क्या बन जाएगा? वो हमारा चेंज कहलाएगा जी डैश एच डैश। वो हमारा क्या कहलाएगा? जी डैश और एच डैश। तो हम यहां से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? चेंज इन लेंथ ऑफ फाइबर, चेंज इन लेंथ ऑफ फाइबर, चेंज इन लेंथ ऑफ फाइबर कि जो हमारा फाइबर है बीम के अंदर, फाइबर के जो लेंथ के अंदर चेंज आया तो हम उसको कंसीडर करेंगे कि जो हमारा चेंज है, सबसे पहले क्या था? जी एच। जो हमारी लेयर थी वो क्या थी? वो हमारी लेयर थी जी एच। लेकिन आफ्टर डिफॉर्मेशन के बाद हमारी जो लेयर है वो क्या बन गई? वो जी डैश एच डैश। वो हमारी क्या बन जाएगी? जी डैश एच डैश माइनस जी एच। जो हमारी फाइबर के अंदर चेंज आया, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? जी एच इज इक्वल टू जी डैश, ये वाला जी डैश एच डैश माइनस में जी एच। जो हमारा ओरिजिनल जी एच है उसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो बट लेकिन हमें पता है हमारे पास क्या होता है? ई एफ। बट ई एफ इज इक्वल टू, जो हमारा ई एफ है वो ई एफ किसके इक्वल है? वो भी इक्वल है जी एच के। कि देखो यहां पे सबसे पहले हमने क्या किया? जी एच हमारे पास एक लेयर है। जी एच जब हमने डिफॉर्मेशन की बीम की, स्ट्रेसेस अप्लाई की, तो जी एच ये हमारा डैश यहां पे आ गया डैश, और ये जी एच इक्वल किसके है? इक्वल है हमारी ई एफ के। इक्वल किसके है? ई एफ के। जी एच इक्वल है ई एफ के, या फिर आप बोल सकते हो ई एफ इज इक्वल है जी एच के। और ये किसके है? जो हमारा रिजल्टेंट है आर थीटा, और ये इक्वल किसकी है?
ये इक्वल है हमारे आर थीटा के इक्वल। ये इक्वल हमारे किसके है? आर थीटा के। देखो यहां से हमारा जी एच है डैश, ये हमारा ई एफ डैश है, यानी कि ये इक्वल होगा आर थीटा और आर के, यानी कि थीटा और आर के इक्वल। तो रिजल्टेंट बोल सकते हो आर को। आर क्या है? हमारा रिजल्टेंट है। थीटा क्या है? एंगल है। थीटे को हम क्या बोल देंगे? एंगल बोल देंगे। तो हम इसको किस तरह से लिख लेंगे? हम इसको लिखेंगे जी डैश एच डैश इज इक्वल टू, जी डैश एच डैश इज इक्वल टू आर प्लस में वाई थीटा, आर प्लस में वाई थीटा, क्योंकि जो हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है हमारा? जी एच जो लेयर हमने तैयार की है वो न्यूट्रल एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारा कितना है? वाई। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? जी एच इज इक्वल टू आर प्लस में वाई थीटा, आर प्लस में वाई थीटा, या फिर इसको इस तरह से लिखते हैं आर प्लस में आर प्लस वाई ब्रैकेट बंद थीटा, वो हमारा क्या कहलाएगा? थीटा कहलाएगा। ये तो हमने बात की चेंज इन लेंथ ऑफ फाइबर के अंदर, जी एच के अंदर। तो अब हमारा फॉर्मूला बन जाएगा मेन चेंज इन लेंथ इन फाइबर, चेंज इन लेंथ इन फाइबर। फाइबर के अंदर जो चेंज इन लेंथ है वो हमारी कितनी है? जी एच इज इक्वल टू, जी एच यहां पे हमारे पास कितना आ चुका है? आर प्लस में वाई इज इक्वल टू थीटा, तो हम यही लिखेंगे। तो आर प्लस में वाई थीटा ये किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस हम इसमें से कर देंगे आर थीटा, क्योंकि हमारे पास देखो दो आर जी एच है। हमारा फॉर्मूला क्या था? जी एच किसका होता है? जी डैश एच डैश माइनस में जी एच। तो सबसे पहले देखो जी एच की वैल्यू हमारे पास, जो वाला ये वाला जी एच है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है आर थीटा। फिर हमने निकाल ली जी डैश एच डैश की, इन दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। तो इस इक्वेशन में हमने इन दोनों वैल्यूज को, यानी कि ये हमारी मान लीजिए पहली है, ये सेकंड है, इन दोनों इक्वेशन को हमने, ये हमारी सेकंड मान लीजिए, ये मान लीजिए हमारी थर्ड वैल्यू, तो इन दोनों वैल्यूज को हमने पहली वैल्यू के अंदर ऐड कर दिया। हमने क्या किया? ये हमारी फर्स्ट वैल्यू थी, तो इनमें से सबसे पहले हमने GH निकाल लिया, फिर हमने GH डैश निकाल लिया, इन दोनों वैल्यूज को हमने इसमें पुट कर दिया। तो हमने क्या किया? ये हमारे क्या किया? वैल्यू को पुट कर दिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास जो आंसर आएगा, आर से आर थीटा कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा वाई थीटा। GH क्या आ जाएगा? वाई थीटा। हमारे पास GH क्या आ जाएगा? वाई थीटा इज इक्वल टू वाई थीटा। अब हम क्या कर लेते हैं, यहां पर वाई थीटा आ गया, एक बार इतना देख लिए, फिर हम इसको क्या करते हैं? रफ करते हैं कि हमने क्या किया? लेट एबीसीडी स्मॉल लेंथ का बीम लिया। हमने क्या? स्मॉल लेंथ का बीम लिया, कंसीडर कर ली हमने एक लेयर की जीएच को, लेयर को कंसीडर कर दिया एट डिस्टेंस वाई डिस्टेंस पे, कहां से? न्यूट्रल एक्सिस से। फिर हमने क्या किया? चेंज इन लेंथ ऑफ फाइबर। हम क्या निकालेंगे? चेंज इन लेंथ ऑफ फाइबर, यानी कि ओरिजिनल हमारा कितना है? जीएच इज इक्वल टू, हमने जीएच निकालना है, तो हम किस में से करेंगे? जो हमारी जी डैश एच डैश है, यानी कि जी डैश एच डैश माइनस में जीएच कर सकते हो, या फिर यहाँ पे EF भी लिख सकते हो, ठीक है? EF या फिर GH दोनों का मतलब सेम रहेगा, EF का भी। तो EF की वैल्यू भी पता है आपको, आर थीटा होती है, G डैश H डैश की वैल्यू क्या होती है? यही होती है। तो इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास चेंज इन लेंथ ऑफ फाइबर के अंदर जो लेंथ के अंदर चेंज आया है वो लेंथ की चेंज आ जाएगी हमारे पास वाई थीटा। तो यहां तक पता है वाई थीटा। अब हम करते हैं आगे, वाई थीटा के बाद ठीक है, हमारे पास क्या आया? वाई थीटा। वाई थीटा के बाद आगे हम क्या करते हैं? स्ट्रेन निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे? स्ट्रेन। तो स्ट्रेन फॉर्मूला यानी कि E इज इक्वल टू, ये क्या होता है? चेंज इन लेंथ बटा में ओरिजिनल लेंथ। हमारा जो फॉर्मूला होता है स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय में ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय में ओरिजिनल लेंथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? चेंज इन लेंथ के अंदर y मल्टीप्लाई थीटा, जो हमारा चेंज आया है फाइबर के अंदर, आपको बताया था चेंज क्या था, और यहाँ पे r थीटा, ये हमारी क्या है? ओरिजिनल लेंथ। आपको पता है स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय में ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अभी हमने निकाली थी, आपको बताया था चेंज इन लेंथ इन फाइबर के अंदर जो हमारा चेंज आया था वो कितना था? वाई थीटा। तो हमने वही वैल्यू लिखी वाई थीटा की, और ओरिजिनल वैल्यू क्या है? ओरिजिनल वैल्यू जो हमारी है आर थीटा, तो हमने आर थीटा लिखा। तो इन दोनों में से थीटा थीटा कट जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा वाई आर। ये हमारे पास आ जाएगी स्ट्रेन, ये हमारे पास क्या आ जाएगी? स्ट्रेन आ जाएगी वाई आर।
ठीक है। लेकिन हमने पता है स्ट्रेन के अंदर क्या होता है, जिस तरह से स्ट्रेन निकालते हैं तो स्ट्रेन को हम बोल देते हैं स्ट्रेस डिवाइड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेन को हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस डिवाइड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी के अंदर जब हम करते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, वो क्या होता है, वो होता है स्ट्रेन को हम ई से डिनोट करते हैं, स्ट्रेस को डिनोट करते हैं एफ से, और जो हमारा यंग्स मॉडुलस होता है, यंग्स मॉडुलस को हम किससे डिनोट करते हैं, ई से। यंग्स मॉडुलस हमारा क्या कहलाता है, ई से। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन, यहां पे हम मान लेते हैं ये हमारी फर्स्ट है, ये हमारी इक्वेशन कौन सी है, सेकंड। इन दोनों इक्वेशंस को पुट करेंगे, इक्वेट करेंगे, इन दोनों की इक्वेशन से हम निकाल लेंगे हमारी ओरिजिनल जो स्ट्रेन आएगी। तो इन स्ट्रेन के लिए हम क्या करेंगे, वाई आर इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय में ई। हम क्या करेंगे, वाई आर, ये तो हमारी है स्ट्रेन रिगार्डिंग किसके, चेंज इन लेंथ इन फाइबर, जो हमारी लेंथ के अंदर चेंज आया फाइबर के अंदर, उसके बारे में। ये हमारी स्ट्रेस एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है किसके रिगार्डिंग, जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन के रिगार्डिंग। तो ये भी फार्मूला होता है स्ट्रेस डिवाइड बाय यंग्स मॉडुलस, इसका फार्मूला होता है एफ डिवाइड बाय में ई, इसका फार्मूला होता है वाई डिवाइड बाय में आर, जो हमने अभी निकाला है। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे, तो इक्वेट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, जो इक्वेट करेंगे दोनों को, इक्वेट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई, हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ई डिवाइड बाय में आर, ठीक है। वाई आर को हम ई डिवाइड बाय में आर लिख सकते हैं, जैसे ई डिवाइड बाय में आर इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय में वाई, एफ डिवाइड बाय में वाई। तो इस तरह से भी हम इक्वेशन को हम नोट कर सकते हैं, एफ डिवाइड बाय में वाई। हियर वाई एंड आर द कांस्टेंट फॉर द गिवन बीम। यहां पे जो हमने एफ और वाई लिखा है, वाई और आर, वाई एंड आर इज द कांस्टेंट ऑफ बीम, जो भी हमारा बीम है, यहां पे y और r क्या है, कांस्टेंट है हमारे बीम के। कांस्टेंट किसके हैं, हमारे बीम के। तो जो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि ये क्या है हमारा, y डिवाइड बाय r इज इक्वल टू f डिवाइड बाय e, f डिवाइड बाय e। तो यहां से हमारे पास क्या बच जाएगा, वही y डिवाइड बाय f इज इक्वल टू e डिवाइड बाय में r। तो e डिवाइड बाय में r, ये हमने लिखा है। यहां पे r e भी लिख सकते हो, y f भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारा कांस्टेंट है, तो f कांस्टेंट किसके हो जाएगा, y के। f किसके कांस्टेंट होगा, f कांस्टेंट हो जाएगा हमारा y के। वही हमने लिखा है, y और r हमारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे गिवन बीम के अंदर। तो इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारी स्ट्रेन। यहां तक हमारी क्या निकल जाएगी, स्ट्रेन निकल जाएगी। तो एक बार फिर से देखिए, स्ट्रेन के अंदर हमने क्या किया कि बेंडिंग इक्वेशन के अंदर हमने जब आपको बताया था स्टार्टिंग में कि कंसीडर कर लिया, एक बीम को कंसीडर किया, एबीसीडी जीएच का लेयर बना ली। फिर हमने उसके अंदर सबसे पहले जीएच की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि हमारे पास आ जाएगा बाई थीटा। फिर हम क्या निकालेंगे, बेंडिंग इक्वेशन के अंदर स्ट्रेन का फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ जो हमारी फाइबर की है वो ये है, ओरिजिनल लेंथ इस तरह से, तो y से y कटेगा, यानी कि थीटा से थीटा कट गया, तो y डिवाइड बाय r हमारे पास आ जाएगा। स्ट्रेन है, स्ट्रेन को हमारा फार्मूला ये भी होता है स्ट्रेस डिवाइड बाय में यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इस तरह से हम निकालेंगे, तो ये y डिवाइड बाय r, तो इन दोनों वैल्यूज को, यानी कि ये स्ट्रेन और ये वाली स्ट्रेन, इन दोनों स्ट्रेन को हम इक्वेट करेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे y और r हमारा कांस्टेंट है, तो हम इनको कांस्टेंट करेंगे, तो ये हमारा f डिवाइड बाय में क्या बन जाएगा, f कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा y के। f हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, y के। f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा हो जाएगा y के। अब हम आगे बात करते हैं, यहां तक तो हमें बात पता लगी। आगे हम बात करते हैं इसके बारे में कि बेंडिंग इक्वेशन के अंदर हम किस तरह से करेंगे। हमने निकाल चुके हैं f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, y के। हमने यहां तक निकाला कि f हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के। तो f इज इक्वल टू, इसको हम e डिवाइड बाय r मल्टीप्लाई f, y मल्टीप्लाई y, इस तरह से भी लिख सकते हैं कि f इज इक्वल टू e डिवाइड बाय में r मल्टीप्लाई में y। तो फोर्स ऑन दिस एरिया, अब हम निकालेंगे फोर्स ऑन दिस एरिया। जब हम फोर्स निकालेंगे दिस एरिया पे, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, स्ट्रेस मल्टीप्लाई एरिया।
यानी कि स्ट्रेस जो हमारे पास ये स्ट्रेस है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया के साथ। तो मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? एरिया के साथ। E डिवाइड बाय R मल्टीप्लाई y, यहां तक तो हमारे पास है। इसको हम आगे मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे एरिया के साथ। ठीक है, ये हमारा क्या है? डेल्टा ए हमने लिखा है, यानी कि जो चेंज इन लेंथ हमारे एरिया के अंदर जो चेंज आया है, डिफ्लेक्शन आई है एरिया के अंदर, तो वो हमने फोर्स ऑफ ऑन दिस एरिया के अंदर कैसे निकलेगा कि जो ई आर है, यानी कि जो हमारी फोर्स आई है, स्ट्रेस मल्टीप्लाई एरिया, ये हमारी यहां तक है स्ट्रेस, ये हमारी क्या है? एरिया है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम निकालेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, तो न्यूट्रल एक्सिस के रिगार्डिंग जब हम फोर्स निकालेंगे तो वो फॉर्मूला हमारा बनता है फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्टेंस। वो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्टेंस। तो फोर्स आपको पता है, फोर्स हमारी कितनी आई हुई है? E डिवाइड बाय में R मल्टीप्लाई Y मल्टीप्लाई में डेल्टा ए, ये हमारे पास क्या है? फोर्स है। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? डिस्टेंस के साथ। डिस्टेंस आपको पता है स्टार्टिंग में हमने कितना दिया था? y हमारे पास डिस्टेंस है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा E डिवाइड बाय में R, E डिवाइड बाय में E डिवाइड बाय में R मल्टीप्लाई y 2 है, तो y का क्या बन जाएगा? स्क्वायर, और साथ में हमारे आ जाएगा डेल्टा ए हमारे पास क्या आ जाएगा? यहां तक आ जाएगा मूवमेंट ऑफ फोर्स। अब हम आगे बात करते हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। यहां से हम निकाल लेते हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किस तरह से निकलेगा? मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि m इज इक्वल टू E डिवाइड बाय में R, यही पहले हमने लिखी E डिवाइड बाय में R, हम इसको क्या कर देंगे? डेरिवेट कर देंगे। तो ये हमारा कितना आएगा? डेल्टा ए मल्टीप्लाई में y स्क्वायर, डेल्टा ए मल्टीप्लाई में हमारा हो जाएगा y स्क्वायर। तो यहां तक एक बात देख लो, बेंडिंग इक्वेशन के अंदर हम निकाल रहे हैं, ये हम यहां तक हमने स्ट्रेस निकाल रही थी, हम स्ट्रेन निकाल रहे थे, स्ट्रेन निकालते हम स्ट्रेन को जब करेंगे इस तरफ लेके आएंगे तो हम क्या निकालेंगे? स्ट्रेस, क्योंकि ये क्या था? y आएगा नीचे f के नीचे y होता है, y को हम उस साइड लगाएंगे, f को हम आगे रखेंगे, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा स्ट्रेस का वो क्या हो जाएगा? ER मल्टीप्लाई में y, ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। उसके बाद हम क्या करेंगे? फोर्स ऑन दिस एरिया, हम क्या निकालेंगे? इस एरिया पे फोर्स निकालेंगे। फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ER, जो हमारा ER है, ER इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ER को, यानी कि ये वाला ER को मल्टीप्लाई बाय, ये हमारी स्ट्रेस थी, ये हमारी क्या थी? स्ट्रेस थी। ये हमारे पास क्या है? स्ट्रेस है। इस स्ट्रेस को मल्टीप्लाई करेंगे एरिया के साथ, जो चेंज आया है उस एरिया के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई की। उसके बाद मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट न्यूट्रल एक्सिस के अकॉर्डिंग हम मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला था फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। फोर्स हमें पता है, यानी कि स्ट्रेस जो हमारे पास है, स्ट्रेस हमारे पास आई हुई है ये वाली, ये हमारी स्ट्रेस है, यहाँ पे हमने इसको लिखा, मल्टीप्लाई में y किया, क्योंकि डिस्टेंस पूछा हुआ था, मल्टीप्लाई में y किया, तो ER का ER आया, y1 ये दोनों है, इनका बन गया y स्क्वायर, और डेल्टा का डेल्टा ए एरिया आ गया। इस तरह हमने आगे निकाल लिया मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि m इज इक्वल टू ER, हमने डेरिवेट कर दिया डेल्टा ए मल्टीप्लाई में y स्क्वायर को हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो लेकिन हमें पता है, जो हमारा ये होता है डेल्टा ए मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, ये क्या होता है? इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट किस एक्सिस के? अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या है? हमारे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको हम किस तरह से लिख लेंगे? m इज इक्वल टू E डिवाइड बाय में R मल्टीप्लाई, यानी कि देखो m इज इक्वल टू ER मल्टीप्लाई में इसके स्थान पे आ जाएगा I, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि बताया ना कि डेल्टा ए मल्टीप्लाई में वाई स्क्वायर, ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? I से। अब हम इसको किस तरह से आगे डिनोट कर देंगे? ER, हमारे पास क्या आ गया? ER इज इक्वल टू m है, इस साइड I है, तो m को इस साइड ले आएंगे, m डिवाइड बाय में I, तो हमने f हमारी पहले निकल चुकी थी, f हमने ऐसे निकाली थी ना, f डिवाइड बाय में y इज इक्वल टू, f
डिवाइड बाय में y इज इक्वल टू m डिवाइड बाय में i इज इक्वल टू e डिवाइड बाय में r, e डिवाइड बाय में r। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, बेंडिंग इक्वेशन आ जाएगी। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, किसका फॉर्मूला बन जाएगा, बेंडिंग इक्वेशन का। ये हमारी क्या कहलाएगी, बेंडिंग इक्वेशन। क्योंकि Fy यहाँ पे थी ना, Fy जब हमने स्ट्रेन निकाल रहे थे तो उस दौरान जो हमारा फॉर्मूला क्या था, वो था y इज इक्वल टू ER। ये हमारा फॉर्मूला था ER। यहां तक तो हम पहले ही निकाल चुके थे, हमने सिर्फ मूवमेंट रह गया था हमारा निकालना। तो जो ये एरिया होगा इसको हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोल देंगे। तो इस तरह से हम पूरी इक्वेशन को निकाल लेंगे, बेंडिंग इक्वेशन को। इस तरह से हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को निकाल लेंगे, बेंडिंग इक्वेशन को। तो ये हमारी क्या रहेगी, बेंडिंग इक्वेशन। अब देखिए बेंडिंग इक्वेशन के अंदर अलग अलग से हम बात कर लेते हैं बेंडिंग इक्वेशन के कि बोलते कैसे हैं। जैसे F है, जो हमारा F पॉइंट है, F पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, F पॉइंट को हम बोलते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, जो हमारा F पॉइंट होता है, F पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, F हमारी कहलाती है बेंडिंग स्ट्रेस। जो भी F होती है, F को हम क्या लिखते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस। जो Y होता है, F हमारा बेंडिंग स्ट्रेस, Y हमारा होगा डिस्टेंस ऑफ फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस इन mm। तो ये हम आपको लिख के दे देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। बेंडिंग इक्वेशन के अंदर क्या होगा कि जो हमारा बेंडिंग इक्वेशन के अंदर जो हमारा F है, F क्या कहलाएगा, F जो होगा, F को हम बोल देंगे बेंडिंग स्ट्रेस। F हमारी क्या कहलाएगी, बेंडिंग स्ट्रेस। F होगी हमारी बेंडिंग स्ट्रेस, वो भी किसके अंदर, न्यूटन mm स्क्वायर के अंदर। न्यूटन mm स्क्वायर के अंदर क्या होगी हमारी बेंडिंग स्ट्रेस। उसके बाद जो हमारा y है, y क्या होता है, ये हमारा कहलाता है डिस्टेंस। ये हमारा होता है डिस्टेंस फ्रॉम द फाइबर टू नेचुरल एक्सिस। नेचुरल एक्सिस तक जो हमारा डिस्टेंस है, इसको हम डिनोट करते हैं mm के अंदर। ये हमारा होता है mm के अंदर। उसके बाद बात कर लेते हैं m की। m यहाँ पे क्या होगा, m होगा बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट। तो बेंडिंग मूवमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, ये हमारा होता है न्यूटन mm स्क्वायर के अंदर। उसके बाद बात करते हैं I की। तो I हमारा क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हमारा क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको भी हम किस तरह से लिखते हैं, mm4 के अंदर। उसके बाद बात करते हैं E के बारे में। तो E हमारा क्या है, E है हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। E हमारा क्या होगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये हमारा कहलाएगा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। उसके बाद बचा R। तो R हमारे पास क्या है, R है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो R हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो भी हमारा रेडियस है, जो हमारी एक्सिस है उसका कर्वेचर का। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, इसको भी हम किस में लिखते हैं, mm के अंदर। ये भी हमारा mm के अंदर होता है। और जो इलास्टिसिटी होती है वो होती है न्यूटन mm स्क्वायर के अंदर, न्यूटन mm स्क्वायर के अंदर। तो ये हमारी पूरी रही बेंडिंग इक्वेशन। तो बेंडिंग इक्वेशन के अंदर हमने स्टार्टिंग से क्या बात की कि बेंडिंग इक्वेशन के अंदर हम एक बीम को कंसीडर करेंगे। बीम हम लेंगे ABCD बीम लेंगे, स्मॉल लेंथ का, छोटी लेंथ का बीम लेंगे। उसके अंदर GH लेयर बनाएंगे। GH लेयर यानी कि फिर हम जब उसकी बेंडिंग करेंगे तो बेंडिंग के बाद क्या हो जाएगा, उसके अंदर डिफॉर्मेशन आ जाएगी। डिफॉर्मेशन हमारी क्या कहलाएगी, ये वाली GH से लेके H तक, ये हमारी क्या होगी, डिफॉर्मेशन होगी। इसके रिगार्डिंग हम GH की पहले वैल्यू निकाल लेंगे कि जो हमारी GH है, यानी कि GH इज इक्वल टू GH G डैश माइनस GH। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम निकाल लेंगे। तो हमारे पास GH की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद GH की वैल्यू पे आने के बाद हम क्या निकालेंगे, स्ट्रेन निकालेंगे। स्ट्रेन निकालने के जो हमारी GH की वैल्यू होगी, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय में ओरिजिनल लेंथ पुट कर देंगे। उसके बाद एक हमारे पास स्ट्रेन होती है, वो हमारे पास क्या होती है, स्ट्रेस डिवाइड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो उन दोनों स्ट्रेन्स को हम क्या करेंगे, आपस में इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, स्ट्रेस आ जाएगी, बेंडिंग स्ट्रेस आ जाएगी। बेंडिंग स्ट्रेस आने के बाद यानी कि हमारे पास वैल्यू आ जाएगी F डिवाइड बाय y की। F डिवाइड बाय y की वैल्यू आ जाएगी और हमारे पास ER आ जाएगा। लेकिन हमने अभी MI भी निकालना है। तो MI निकालने के लिए हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, यानी कि मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो उसके रिगार्डिंग चलते यहाँ पे हमारे पास ये एरिया होगा, एरिया को हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो इस तरह से वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास MI भी आ जाएगा, MI भी आ जाएगा। फिर हम बात कर लेंगे इनके बारे में कि जो बेंडिंग F को हम बेंडिंग स्ट्रेस बोल देते हैं,
ये हमारा बेंडिंग मोमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यंग्स मॉडुलस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, हमारे इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा टॉपिक क्या कहलाएगा, बेंडिंग इक्वेशन। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात कर लेंगे जो हमारे बचे हुए टॉपिक है, जैसे कि सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, इनके बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।